पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म है, यानी विलयन के अणुओं से रिलेटेड कौन सा है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन या फिर परासरण दाब। तो कह रहा है कि विलयन का अणु संख्य गुणधर्म है। तो भाई या देखिए श्यानता भी नहीं है बच्चों, और पृष्ठ तनाव ये भी नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण दाब। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था कह रहा था कि विलयन का गुणधर्म है, यानी अणु संख्य गुणधर्म है, इसमें कह रहा कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्पदाब में अवनमन या हिमांक में अवनमन। तो आपको पता होना चाहिए परासरण दाब, वाष्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये तीनों विलयन के अणु संख्य गुणधर्म है। जबकि बच्चों सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये आपका 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ऑप्शन है 100 मोल या 55.5 मोल, 18 मोल या फिर 50 मोल। तो इसको हमने न्यूमेरिकल में करवाया था बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.5 मोल। अगर आपको नहीं पता कैसे होगा तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसका भार निकालेंगे। तो भार बराबर क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी यानी घनत्व होता है। ठीक है ना, घनत्व गुणे आयतन। अब घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, और ये आयतन है। ठीक, अगर इसको देखिए काट देंगे हम, यहां पर इसका मास यानी द्रव्यमान हम 1 किलोग्राम मान लेते हैं, तो यानी ये 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें अब हम मोलों की संख्या निकालेंगे। m बराबर होता है W/m। ठीक, W यानी अब भार कितना बच गया है, तो यहां पर क्या होता है सबसे भाई W/m। ठीक, यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे मोलों की संख्या कहा जाता है। ठीक, और यहां पर नीचे v होता है और गुणे का 1000 ऊपर होता है। तो भाई इसको अगर हम देखेंगे, देखिए m क्या है, अणुभार, जल का अणुभार 18 होता है बच्चों। भार ऊपर यहां से निकाल लिया गया है 1000, और गुणे यहां पर 1000 नीचे, और नीचे जो वॉल्यूम होता है ये चीज 1000 ml रखेंगे। ये कट जाएगा 1000 में जब 18 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 55.5। इस पे जो न्यूमेरिकल हमने लगवाया था उसमें अच्छे से समझाया था। ठीक है ना, यहां पर भी छोटा हम आपको एक ट्रेलर के माध्यम से दिखा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श विलयन का गुण होता है, यानी आदर्श विलयन क्या होता है, ठीक उसको देखते हैं। यानी आदर्श विलयन के अंदर क्या होता है। तो ऑप्शन यह है कि यह राउल्ट का नियम मानता है, यानी राउल्ट के नियम पर आधारित है। दूसरा है डेल्टा H मिश्रण बराबर 0, यानी आयनन इसका जो है मतलब एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, या फिर इसका आयतन परिवर्तन 0 होता है, या फिर सभी। तो जो आदर्श विलयन के लिए ये सारे के सारे रूल्स लागू होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सभी। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता, अब ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या नन ऑफ दिस बोले तो इनमें से कोई नहीं। देखिए ताप बढ़ाने पर यहाँ पे H2 है या CO2 की जल में विलेयता, ध्यान से समझना बच्चों। हेनरी का नियम आपने पढ़ा था, उसमें हमने बताया था दाब बढ़ाने पर उसमें विलेयता, यानी जो गैस की मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। प्रेशर जितना लगाएंगे उतना ही ज्यादा विलय होगी। लेकिन यहां बोल रहा है ताप बढ़ाने पर, देन ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा रसगुल्लों, ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ठीक, इतना ध्यान देना, दाब बोलता तो बढ़ती है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब, ऑप्शन ए है सदैव बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है ताप पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन डी है ताप पर आंशिक निर्भर करता है। ध्यान से समझना बच्चों,
ताप बढ़ाने पर, यानी जब भी हम किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे देन वाष्प दाब क्या होगा। जाहिर सी बात है ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब सदैव क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है ना। देखिए सारे क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको जब एक बार, दो बार, तीन बार देख लोगे और ये सारे क्वेश्चन फिक्स होते हैं रसगुल्लों कि इन्हीं में से आने हैं। में भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। आपको पता है कि भाई पहला जो चैप्टर है कट गया है, भाई पहले चैप्टर कटने से अब ये क्या है, वैद्युत रसायन तीसरा चैप्टर था, अब इस दूसरा बन जाता है, और पहला चैप्टर विलियन था। ठीक है ना। चलिए इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, या फिर विलयन के ताप पर, या फिर सभी पर। तो इलेक्ट्रोड विभव ध्यान से समझना, किसी भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई धातु की क्षण होती है जिसको विलयन में डुबोया जाता है, तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो बच्चों वो प्रकृति पर यानी धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि किस धातु का बना है, उसकी मोलरता पर भी निर्भर करेगा, विलयन के ताप पर भी निर्भर करेगा, यानी इस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला है बच्चों क्वेश्चन यहां से 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यह भी काफी मजेदार है और कई साल पूछा गया है। कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए है साइमन प्रति सेमी। ठीक, देखिए साइमन को यहां ओम इनवर्स भी लिख सकता था या मोहो भी लिख सकता था, ऐसे भी करके पूछा जा सकता है, यानी प्रति ओम प्रति सेमी ऐसे भी आ सकता है। ठीक, तो उसी को साइमन कहा जाता है, याद रखना बच्चों। तो साइमन प्रति सेमी, सेमी, या फिर साइमन सेमी, या फिर कह रहा है कि सेमी इनवर्स 1। देखिए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इसको एक्स से दर्शाते हैं। एक्स बराबर होता है बच्चों L/A। भाई लंबाई मीटर में है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर चलता है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स 1। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति सेमी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चालकता, जिसको विशिष्ट चालकत्व बोला जाता है, इसकी इकाई क्या है। और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बच्चों सेल स्थिरांक और ये बहुत ही ज्यादा रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको एकदम छाप कर रखिएगा। तो कह रहा है चालकता की इकाई क्या है। देखिए इसी में ओम इनवर्स लिख दिया है या इसको साइमन लिख देता, दोनों एक ही बात है। तो ओम इनवर्स पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है प्रति ओम प्रति सेमी। ठीक है ना, या ओम इनवर्स या सेमी इनवर्स इसी को पढ़ेंगे, या फिर कह रहा है कि ओम इनवर्स 2 सेमी स्क्वायर, या फिर ओम इनवर्स 1 और सेमी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रति, यहां से देखिए प्रति ओम प्रति सेमी, हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, या ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। ठीक, ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बढ़ती है। ठीक, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकता होती है, वो क्या है, बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट ही प्लस में है, दूसरा -2 वोल्ट, तीसरा है प्लस 0.35 वोल्ट तथा माइनस का 0.76 वोल्ट है। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अर्थात अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है रसगुल्लों, और वो ये है कि जब भी आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्रम दिया हो और उनकी सक्रियता का क्रम पूछे, ठीक, घटती हुई सक्रियता या अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछे, तो हमेशा माइनस से प्लस की ओर चलना है। तो सबसे माइनस में सबसे ज्यादा जो अंक दिखाई पड़ी ये है, यानी ये कौन सा है, बी वाला है। इसके बाद माइनस में ये है, यानी डी वाला है। तो पहले आपको ऑप्शन में ढूंढना है, पहले बी और डी किसमें दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ये देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, कह रहा इसका घटता हुआ क्रम, तो भाई सबसे पहले 2 वोल्ट होगा और ये बी है तो बी इसमें दिखाई पड़ रहा है, बी के बाद डी है तो दूसरे पे डी है। तो जाहिर सी बात है बच्चों अब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन यानी बी
क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन D और D इज ग्रेटर देन C और C इज ग्रेटर देन A। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ध्यान से आपको यही ध्यान में रखना है बच्चों, माइनस से प्लस की ओर चलना है जब भी अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछे, ठीक, घटती हुई सक्रियता का क्रम पूछे, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपके तीसरे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी से। रासायनिक बल गतिकी से है, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक, क्योंकि इकाई वाला जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर सेट में एक जरूर दे देता है। कह रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है मोल या लीटर इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, यानी इसको पढ़ते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या फिर लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स 1 यानी प्रति सेकेंड या फिर मोल स्क्वायर लीटर मतलब प्रति लीटर स्क्वायर या प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, हमने बोला ना इकाई वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक सेट में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। ऑप्शन है मोल प्रति लीटर या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स 1 यानी प्रति सेकेंड या फिर मोल या लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब हमने इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किया था, सूत्र का निगमन किया था, आपको बताया था बच्चों कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मोल प्रति लीटर पर सेकेंड होता है, इतना याद रखना। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में क्या संबंध है। ऑप्शन है टी हाफ बराबर 0.693 अपान के हो जाएगा या फिर ऑप्शन बी है के बराबर टी हाफ अपान 0.693 या फिर टी हाफ बराबर 0.693 के या फिर टी हाफ बराबर के अपान 0.693, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपान के, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक यानी ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन ए है घटेगा, ऑप्शन बी है बढ़ेगा और ऑप्शन सी है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है रसगुल्लों की इनमें से कोई नहीं है, बोले तो नन ऑफ दिस। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट तो वो ये हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा, जी बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी एरो करके सी के लिए वेग दर क्या है। बहुत ही प्यारा है, ठीक। तो हमें एक रिएक्शन दे दिया रसगुल्लों और इसके लिए हमें यह बताना है कि इसका दर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है दर बराबर के और ए की सांद्रता की घात 0 बी की सांद्रता की घात 0, ठीक। इसको कोष्टक में लिख देते हैं बच्चों, तो ए का सांद्रण पढ़ते हैं या ए की सांद्रता, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन है बी है कि दर बराबर के और ए की सांद्रता की घात 1 और बी की सांद्रता की घात 0। ऑप्शन सी है दर बराबर के ए की सांद्रता की घात 0 और बी की सांद्रता की घात 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल रहा है तो जाहिर सी बात है दर बराबर के और ए की सांद्रता की घात 0 और बी की सांद्रता की घात 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होती है। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्लों ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सॉरी पहले क्वेश्चन देखेंगे तभी तो ऑप्शन देखेंगे ना, क्या भाई। चलिए ऑप्शन क्या यार क्या बोल रहे हैं।
तो 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की आर्हेनियस समीकरण है। तो आर्हेनियस का समीकरण क्या है? गर्मी में दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। ठीक, ऑप्शन ए है के बराबर माइनस का ए ई के घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, या बी बराबर कह रहा है कि बी ऑप्शन है के बराबर ए ई के घात माइनस का ई ए अपॉन आर टी, या फिर के बराबर ए ई के घात ई ए अपॉन आर टी, या फिर के बराबर ई के घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आपको बताना है कि इसमें आर्हेनियस का समीकरण कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के बराबर ए इंटू ई के घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहां पर के क्या है? वेग स्थिरांक है, ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा के स्थिरांक है, ठीक है ना, या सक्रियण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और ई ए जो है वो क्या है, सॉरी ए क्या है? ये आर्हेनियस स्थिरांक है, ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर क्या है? गैस स्थिरांक है बच्चों, और टी क्या है? परम ताप है। और इसको पिछले साल काट दिया गया था, लेकिन इस बार आपको आर्हेनियस सिद्धांत या आर्हेनियस समीकरण को भी पढ़ना है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है चौथे चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। क्योंकि बच्चों बीच में से आपका जो पृष्ठ रसायन था, उसके बाद जो भी आपका धातु कर्म वाला चैप्टर था, और उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, इस तीनों चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए चौथा चैप्टर बन जाता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, जो भी है आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ठीक, यानी सामान्यता उसमें जितने तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ये आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रख लिया है। तो जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है सामान्यता +3 होती है, याद रखना, ठीक है ना, ना 2 ना 4 ना 5, +3 होती है। ठीक, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई जाती है। यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो किसके द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन है कोबाल्ट, ये मतलब CO है, CR है, MN है, V है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी MN बोले तो मैग्नीज, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर्स होती है ऑक्सीकरण अवस्था वो 7 होती है। ठीक, तो इसलिए ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है बच्चों, कह रहा है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है CR पे +2 चार्ज है, या फिर JDN पे +2 चार्ज, या फिर TI पे -2 चार्ज, या फिर Fe+3। तो प्रतिचुंबकीय कौन है? तो वो है जिंक आयन, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आपके 5वें चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक, पहले ये 9वां चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब 5वां। तो सोचिए काफी काट दिया गया, इसलिए आपको समस्या होनी नहीं चाहिए बच्चों। आपको तो एकदम बढ़िया तरीके से इनको मत डालना है, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इजिली कर सकें। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 5वें चैप्टर उप सहसंयोजन यौगिक से है। तो इसमें कह रहा है कि K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था। अब कोई भी दे दे बच्चों, तरीका सेम होता है। और ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, हमने बहुत ही प्यारी एक वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे और इनका IUPAC नाम भी सीख जाएंगे। लाखों बच्चों ने उसे देखा है, आप भी जाएंगे तो आप उप सहसंयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं या फिर ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, ये आप वीडियो सर्च करेंगे तो मोनू सर की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसको निकालने का जो तरीका है, ठीक, Fe की पूछ रहा है, इसको F मानते हैं, K है, ठीक, पोटेशियम है, तो भाई पोटेशियम की क्या होती है, +1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन 3 है तो यानी हम 3 आगे लगा देंगे, 3 लगाया, ठीक, प्लस इसका Fe का पूछ रहा है, X मानेंगे और 6 आगे ले आएंगे, CN का -1 होता है बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज यहां पर नहीं है तो बराबर 0 रख लिया, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 + x - 6 बराबर 0, x -
3 बराबर 0, क्योंकि 6 में से 3 गए 3, तो x बराबर कितना +3। ठीक, तो इस तरह से मतलब कोई भी आए इसी तरह से ऑक्सीडेशन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये लिगेंड होता है, ये कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा उदासीन, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें सिखाया है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया है। इसलिए कह रहे हैं वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक, तो इसका ऑप्शन है 0, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक, यानी इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जो उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है Na+, या फिर Cr2+2, या फिर Cr2+3, या फिर CO यानी कोबाल्ट पे +2। तो आप उप सहसंयोजन यौगिक कौन नहीं बनाता है? सोडियम। सोडियम उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण नहीं करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हेट्रोलेप्टिक संकुल मतलब संकर है। ठीक, हेट्रोलेप्टिक। अब देखिए हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, ठीक, और एक होता है होमोलेप्टिक। तो हेट्रोलेप्टिक संकर आपको हम बता देते हैं एक बार परिभाषा भी। हेट्रोलेप्टिक संकर में देखिए, हेट्रोलेप्टिक में वह, ठीक, ध्यान से समझना बच्चों, मतलब ऐसा उप सहसंयोजन यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक लिगेंड के द्वारा जुड़ा हो। अब इसमें देखिए एक से अधिक लिगेंड किसमें दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें एक लिगेंड है, इसमें भी एक है, ठीक, इसमें भी एक है, बट इसमें क्या है? 2 है। ठीक, एक से अधिक के साथ मिल जाता है तब वो बन जाता है हेट्रोलेप्टिक संकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें NH3 और SO4 दोनों लिगेंड का काम करेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी पर आधारित एक हमने दूसरा क्वेश्चन भी रख लिया है। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि होमोलेप्टिक। अब होमोलेप्टिक में भाई उसी का अपोजिट होमोलेप्टिक, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है, मतलब जो ये जो लिगेंड होता है केवल एक के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है ना, तो भाई इसमें क्या है? एक लिगेंड है, जबकि इसमें देखिए 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है। तो जाहिर सी बात है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु इसी के साथ साझा करेगा, इकलौते के साथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उदासीन लिगेंड है, कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड उदासीन है? ऑप्शन है NO, या फिर CN, या फिर H2O, या फिर NO2। तो NO धनात्मक लिगेंड है बच्चों, CN ऋणात्मक लिगेंड है, और NO2 ये भी आपका ऋणात्मक है, जबकि H2O, NH3 ये सभी क्या? उदासीन लिगेंड में आते हैं। ठीक, और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका